हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन डिस्कशन का सेकंड वीडियो। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस एंड वेक्टर्स के बेस पे जो भी 2023 के अंदर क्वेश्चंस आए हैं वो वन बाय वन आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे। और आपको इसको क्या करना है, पॉज करके ट्राई करना है और टाइमर सेट कर लो कि 1 मिनट 15 सेकंड या 1 मिनट 20 सेकंड, जितने मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो सके और जितना कम से कम टाइम लगे आपको उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज एग्जाम में टाइम आएगा तो टाइमर के प्रेशर में हमको छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो गलतियां अगर आप अभी कर लोगे तो एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले पॉज करके ट्राई करना है, फिर रिज्यूम करके उसका सॉल्यूशन देखना है। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन आया, आप उसको पॉज करके ट्राई करो। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप इसको जो है पॉज करके ट्राई कर लो। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पर है। क्या दिया है? द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136 मीटर। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द सेम बॉल इज। बोल रहे मैक्सिमम हाइट एक मैन जो बॉल को थ्रो कर सकता है, मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा? जब वो ऐसे कोई एंगल पे ना थ्रो करे, जबकि वो वर्टिकली थ्रो करे। हमको पता है कि हम कोई एंगल पर थ्रो करते हैं तो दूर जाता है वो। अगर हम एक्जैक्टली ग्राउंड से 90 डिग्री पर थ्रो करें तो जो हमारा जो बॉल अटेंड करेगा मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो तुमको पता होगा कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और मैक्सिमम हाइट तभी अटेंड होगा जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री बराबर। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री दे दो और मैक्सिमम हाइट दिया है 136 मीटर। तो 136 इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन 90 तो 1 होता है आपको पता है, तो साइन स्क्वायर 90 भी 1 ही हो जाएगा अपॉन 2g। ठीक है, तो यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? देखो, यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 272 इंटू जी। 272 इंटू जी। जी की वैल्यू पुट नहीं कर रहा बिकॉज मेरे को पता है कि फाइनली वैल्यू दूसरे वैल्यू में पुट करना है, क्योंकि पूछा क्या है? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच ही कैन थ्रो द बॉल। मतलब इस बार वो रेंज की बात कर रहे हैं, तो हमको यू स्क्वायर तो मिल गया। अच्छा, रेंज का मैक्सिमम होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है। हमने पढ़ा है केस कि भाई रेंज मैक्सिमम तब होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है, तब जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो दूर जाता है इस तरह से। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन 45 है और 2 थीटा मतलब क्या? थीटा वैल्यू 45, 45 टू तो 90 हो जाएगा, मतलब बचेगा यू स्क्वायर बाई जी। और यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 272 जी और डिवाइड बाई जी। तो जी से जी कैंसिल, साइन 90 तो 1 ही है, तो अपना रेंज का आंसर क्या आ जाएगा? रेंज का आंसर आ जाएगा 272 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, कभी भी कैलकुलेशन जो है लास्ट स्टेप में करना चाहिए। वैसे जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता, फिर से वापस कैंसिल होने वाला ही था, तो हो सके पॉसिबिलिटी, ये भी एक तरीका होता है करने का कि सारे कैलकुलेशन एंड तक लेके जाओ, एंड में कैलकुलेशन करो। बिकॉज कुछ कुछ कैलकुलेशन डायरेक्टली सेट हो जाते हैं, रूट वाले टर्म्स डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं, तुमको बार बार उसको सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, चलो तो करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो एक बार। देखो, सारे क्वेश्चन 2023 के हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेस पे हम करते हैं। देखो क्या लिया है, टू ऑब्जेक्ट्स आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी u, हाउएवर एट डिफरेंट एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। बट यहाँ पे बोला है कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, मतलब बोल रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक को थ्रो किया मान लो अल्फा एंगल पे, मान लो एक को थ्रो किया बीटा एंगल पे। ऐसे एग्जांपल दे दो, मान लो अल्फा कुछ भी एंगल हो, बीटा कुछ भी एंगल हो, लेकिन दोनों का टोटल जो है हमको 90 डिग्री दिया है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको याद है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए बिकॉज दोनों को टोटल 90 डिग्री है। तो ऐसे केस में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तब दोनों का जो रेंज आता है वो सेम आता है, भले हाइट अलग लगा है। जैसे मान लो ये यहाँ तक गया, ये भले इसकी हाइट ज्यादा होगी लेकिन दोनों का रेंज जो है ना वो सेम आएगा। ठीक है, अगर अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। मींस एक एंगल मान लो 30 डिग्री हो और दूसरा एंगल मान लो 60 डिग्री हो, दोनों के इसके अंदर रेंज सेम आता है। नहीं बताओ तो फॉर्मूला तो पता है ना रेंज का यार, इसमें हम देख सकते हैं। देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ऐसा कोई भी एंगल पुट करोगे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो रेंज दोनों का सेम आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो थीटा 30 डिग्री है, मतलब 30 और 60 का एग्जांपल लेते हैं। तो 30 का डबल यहाँ पे क्या होगा? 60, और 60 का डबल क्या होगा? 120। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 120 की वैल्यू भी वही होती है 1√3/2। नहीं पता हो साइन 120 निकालना, चेक कर लो, साइन 90 प्लस 30 कर लो। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो दोनों वैल्यू सेम ही आएगी ना, और सेम वेलोसिटी तो दिया ही है। हाँ, ध्यान रखना है कि रेंज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज तभी सेम आता है जब वेलोसिटी सेम दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि सेम वेलोसिटी u है, क्योंकि वेलोसिटी बदल गया अगर तो रेंज बदल जाएगा। वेलोसिटी सेम है, ग्रेविटी तो सेम ही रहता है, तब जो है साइन 60 और साइन 120, देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं दोनों का रेंज का रेशियो क्या होगा? भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो दोनों के रेंज सेम होंगे, तो दोनों का रेशियो पूछा है हमको, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। ठीक है, कॉन्सेप्ट की तरह का ध्यान रख सकते हो कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनके जो रेंज का जो रेशियो आता है वो जो है 1:1 आता है। ठीक है, बिकॉज दोनों का रेंज सेम ही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लिखा है स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब बोल रहे हैं एक स्टोन को मतलब यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये गया, मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट तक यहाँ गया, मान लो इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ तक गया वो। बोले दोनों में हमको यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर, दोनों में हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, ठीक है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एक तो यहाँ पर निकालना है मान लो ए पॉइंट, और एक हाईएस्ट पॉइंट पर मान लो बी पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट बी हमको निकालना है। यार काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको वैसे भी वेलोसिटी के डायरेक्शन वगैरह से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टोटल वेलोसिटी क्या u है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर, है कि नहीं, क्योंकि मास तो सेम, मास तो चेंज होगा नहीं। अच्छा, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर आते हैं, हमको पता है इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, पर देख लो ध्यान से, यहाँ पर होता है u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है u sin थीटा। हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब जब बिकॉज देखो ग्रेविटी सिर्फ वाई डायरेक्शन के अंदर ही है, तो एक्स की जो वेलोसिटी रहती है ना कभी भी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या होगा कि वाई वाली डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्स वाली डायरेक्शन वाली वेलोसिटी सेम टू सेम मेंटेन रहती है ना। होता क्या है कि एक्स वाली वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, जो वाई की वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होती जाती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो जीरो हो जाती है, समझ रहे हो। लेकिन एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज करते ही नहीं है। सर क्यों नहीं चेंज करता, बिकॉज एक्स में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं ना, डी एक्सेलरेशन है। हो क्या रहा है कि जैसे ही बॉडी वाई में जा रहा है, तो वाई को रोकने के लिए यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कम कर रहा है वाई के अंदर, तो ऐसे जाएगा 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 ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वाई में जीरो हो गया, लेकिन एक्स में तो है, लेकिन एक्स में ना कोई एक्सेलरेशन है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी यही है ना यार, यू cos थीटा, क्योंकि वाई में तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर एट पॉइंट बी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ m, यहाँ वेलोसिटी क्या है u cos 30। u cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2, तो u इंटू √3/2, तो u इंटू √3/2 का स्क्वायर, हाफ m तो हाफ m कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी A अपॉन काइनेटिक एनर्जी B क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, u स्क्वायर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 3 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3u स्क्वायर बाई 4, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 4:3 अपना आंसर आ जाएगा। तुम समझ रहे हो यार, अगर कोई और पॉइंट पर पूछा होता, मान लो इस पॉइंट पर पूछा होता, मुझे इस पॉइंट में निकालना है वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर क्या होता है, एग्जांपल बता रहा हूं, नहीं पूछा है पर पूछ लिया, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos 30 यहाँ पे, और y में क्या होता है मुझे पता है, v इक्वल टू होता है u प्लस at, क्योंकि y में एक्सेलरेशन है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, वेलोसिटी इन y, फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है y में, u sin थीटा, माइनस एक्सेलरेशन कितना होगा, नेगेटिव नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव वाई में एक्सेलरेशन है, तो माइनस जी हो जाएगा इंटू टी। तो जो भी टाइम पर पूछा वो टाइम यहाँ पे पुट करके वाई में वेलोसिटी निकाल लो, उसके बाद दोनों वेलोसिटी का वेक्टर सम करके हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मेन तो हमको वेलोसिटी चाहिए ना। अब यहाँ पे तो क्या है, वाई में था ही नहीं, तो खाली एक्स में ही था, तो मैंने एक्स में खाली कंसिडर किया और वाई वाला कंसिडर किया ही नहीं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो तुमको नेट वेलोसिटी निकाल के हाफ एम वी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब उसका रेशियो आएगा। क्लियर। हाँ, मोमेंटम पूछा होता तो वेलोसिटी दिखते हैं हम लोग, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम जो है डायरेक्टली वेलोसिटी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। डन। ओके, तो 4:3 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, एक बार ट्राई कर लो पॉज करके। हाँ, ये ठीक क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या दिया है देखो, मोमेंटम के बेस पे क्वेश्चन है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक्चुअली देखो, एंगुलर मोमेंटम के बेस पे क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। देखो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और न्यूटन का सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। ये सेम लॉ अगर रोटेशनल के अंदर देखा जाए तो फोर्स की जगह पे आता है टॉर्क, मोमेंटम की जगह पे आता है एंगुलर मोमेंटम, और टाइम तो टाइम ही रहता है। मतलब ये एनालॉजी है, मतलब कि ये लीनियर मोशन का, ये रोटेशनल मोशन का। होता क्या पता है कि हमको रोटेशनल मोशन वाले फॉर्मूले जनरली याद नहीं रहते, तो हम एनालॉजी सेट करके जो है फॉर्मूला याद हो सकते हैं कि फोर्स की जगह पे आता है टॉर्क, मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम, टाइम की जगह पे टाइम। देयरफॉर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, टाउ इंटू डी टी, टाउ इंटू डेल्टा टी, या बोलो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम अगर डीएल हो, अगर मान लो इसको डीएल बाई डी टी पुट करूं, तो टाउ इंटू डी टी हो जाएगा। और मुझे अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं टॉर्क इंटू डी टी करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये टाउ होता है टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस भी पॉइंट पे तुमको टॉर्क निकालना है उस पॉइंट पे फोर्स कंसीडर कर लो और उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मास जो कि 100 ग्राम का है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। अभी इसको यूज करता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको भी मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, ठीक है। चलो ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया देखो, एक पार्टिकल है जो कि 100 ग्राम का है, जिसको t इक्वल टू 0 पर यहां से प्रोजेक्ट किया, ठीक है।
एक पार्टिकल मान लो मास m है जो कि 100 ग्राम का, यूज कर लेंगे उसको, t इक्वल टू 0 पर 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। ऐसा बोल रहे हैं कि विद 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया। अब क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हमको इस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी एक पॉइंट के अबाउट आता है। ठीक है, कहां से देख रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना है हमको एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। तो मान लो पार्टिकल ऐसे कहीं गया, हमको नहीं पता पार्टिकल कहां पे t इक्वल टू 2 सेकंड, हम रैंडमली कहीं भी मान लेते हैं, रैंडमली, चलो मान लो यहाँ मान लिया मैंने, रैंडमली कहीं भी मान लो तुम लोग, मान लो पार्टिकल t इक्वल टू 2 सेकंड पर यहाँ पर है, तो होगा क्या यहाँ पर, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब dl निकालना है। तो dl का फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इनटू dt। अब जितने टाइम के लिए निकालना है वो टाइम के लिए इंटीग्रेट कर दो, कितने टाइम के लिए निकालना है तुमको, यहाँ वेरिएबल क्या है, टाइम, तो 0 से लेकर 2 सेकंड तक हमको निकालना है। हाँ, अब टॉर्क निकालना है हमको इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमको टॉर्क निकालना है। तो इस पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पर, यार यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फोर्स है ना, जो ग्रेविटी का फोर्स है, mg वाला फोर्स, और कोई फोर्स तो है नहीं भाई, एक मास यहाँ पर है, कितने फोर्स लग रहे हैं, एक mg का फोर्स जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये mg का फोर्स। अच्छा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा भाई, ये फोर्स ऐसा है तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा ना, इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं हम लोग, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस मत ले लेना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, ये तो कोई एंगल पर है, ये डिस्टेंस मत ले लेना, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो कि x में है, ये वेलोसिटी, इसको x बोल दो। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क का फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x। हाँ, पर यहाँ पे x हमको पता नहीं है, तो x निकाल सकते हैं ना यार, जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे x में क्या होगी, 20 cos 45, ये वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। और तुमको पता है कि भाई x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, बिकॉज ग्रेविटी तो y में लगती है ना, x में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है, ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती है। भाई अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है, या तो फॉर्मूला भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, देखो x निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला देखो x में तो क्या बोलते हैं कि चेंज इन एक्सेलरेशन है ही नहीं ना यार, तो कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, जैसे इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर फॉर्मूला लगाओ, मुझे डिस्टेंस निकालना है, x में डिस्टेंस कितना है, x है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 cos 45, और टाइम कितना है 2 सेकंड, है कि नहीं, ये टाइम के टर्म में रखते हैं, चलो ना टाइम के टर्म में निकाले, बिकॉज टाइम को हमको इंटीग्रेट करना है ना। चलो ठीक है, टी, तो बेसिकली हो क्या रहा है, x का आ रहा है वैल्यू 20/√2 इंटू टी, और एक्सेलरेशन तो 0 है ना भाई x में, सर आप बोलोगे y में तो है, पर ये फॉर्मूला मैं x के लिए लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे x लिखना था, फॉर्मूला में सब कुछ x के लिए लगा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, सीधे पूरा टर्म चला जाएगा ना, तो खाली यही बचेगा। तो डिस्टेंस देखो x आ गया 20/√2 इंटू टी, ठीक है, इसको रफ कर दो, देखो यहाँ पे यूज करता हूँ मैं x की वैल्यू, ठीक है, x आ गया 20/√2, हाँ, इंटू टी, चलो तो x की वैल्यू आ गई, तो आ जाएगा mg इंटू आ जाएगा 20/√2 इंटू टी। चलो तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो dl चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 से t आ रहा है mg इंटू आ रहा है 20/√2 इंटू टी, ये आ गया टाउ की वैल्यू इंटू dt तो है ही। अब क्या जो जो कांस्टेंट इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेट कर दो, खत्म, तो आ जाएगा mg इंटू 20/√2 बाहर, अंदर बचेगा 0 से लेके 2, और आ जाएगा t इंटू dt। अब t इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t इंटू dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2, तो आ जाएगा mg इंटू 20/√2, आ जाएगा t²/2, और लिमिट्स पुट करेंगे तो आ जाएगा 2²/2, मतलब ऊपर हो जाएगा 4/2, समझ रहे हो ना भाई, t का इंटीग्रेशन क्या लिख देता हूँ, चलो ना, t²/2 हो जाएगा, और लिमिट्स पुट करोगे 0 से लेके 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 ही आएगा ना, तो आ जाएगा mg, चलो वैल्यू पुट करते हैं, m मास की वैल्यू, मास 100 ग्राम है ना, तो 100 मतलब 100/1000, भाई केजी में रखना होता है मास को, ग्रेविटी 10 इंटू 20/√2 इंटू ये 4/2, ये हो जाएगा 2। तो देखते ही देखो 1 2 3 0 कैंसिल, 1 2 3 0 कैंसिल, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली अपना आंसर आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का 20 इंटू √2। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में बोला है कि √k, और हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो √k ना, तो इसको ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, देखो ध्यान से, इसको √k से कंपेयर कर लो, 20√2 को दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 800, देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगी 800, तो तुमको न्यूमेरिकल टाइप के अंदर 800 पुट करना था। मतलब सिंपली तुमको अगर टॉर्क निकालना है ना, देखो एंगुलर मोमेंटम निकालने के और भी तरीके हैं, अगर तुमको पता है कि भाई देखो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला एक और होता है, L इक्वल टू mv इंटू आर परपेंडिकुलर, तुमको मास पता हो, इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी पता हो, तो तुम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, ये वाला, ये देखो मान लो वेलोसिटी ऐसी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तुमको पता हो और वेलोसिटी पता हो, तो वगैरह तुम निकाल सकते हो वो भी, लेकिन वो क्या काफी लेंथी प्रोसीजर होता था, मैंने उस तरीके से सॉल्व करके देखा, आंसर तो आ जाता है पर काफी लेंथी प्रोसीजर होता है, ये काफी सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, तो k इक्वल टू 800 अपना आंसर आ जाएगा, ओके।
डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ओके चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार, देखो कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके ओके डन। चलो बिकॉज पूरा वीडियो शूट हो जाए और कैमरा ही ऑन ना रहे तो फिर वापस से पूरा वीडियो शूट करना पड़ जाता है, ठीक है। चलो ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज u एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज √3/2u। क्या बोल रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल स्पीड है v, जहां हाईएस्ट पॉइंट पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट पर मान लो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या दी है √3/2u। और तुमको ये पता है अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो तो खाली x डायरेक्शन में होती है। तो अगर u है मान लो इसकी एंगल थीटा है, मान लो कुछ भी एंगल थीटा, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, और y में क्या हो जाएगा u sin थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पे तुमको वेलोसिटी कितनी दी है √3/2u, और हमारे अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या आनी चाहिए u cos थीटा, क्योंकि y में तो कुछ होगा ही नहीं हाईएस्ट पॉइंट पर। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना आंसर आ जाएगा। देखो u cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3/2u, u से u कैंसिल, cos थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू होता है 30 डिग्री। थीटा मिल गया ना, मेन हमको थीटा ही चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर, थीटा मिल गया। अब तो क्या पूछा है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। अब तो कुछ नहीं रहेगा ना, 2u sin थीटा कितना, sin 30 होता है 1/2 इंटू जी, 2 से 2 कैंसिल, अपना आंसर आ जाएगा u/g। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ वेलोसिटी बचती है x कंपोनेंट की, क्योंकि y में 0 हो जाता है ना, यहाँ पे आके रुका फिर 0 हुआ। अच्छा अगर x में भी 0 होता ना तो पार्टिकल यही नीचे गिर जाता, क्योंकि x में वेलोसिटी है इसलिए पार्टिकल आगे बढ़ पा रहा है। वो लोग क्लियर हो रहा है ना, खाली y पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो रही है इसलिए y के और ऊपर नहीं जा रहा है वो, अब यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा वो। बोलो आया कि नहीं आया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने, ठीक है। चलो एक हम रिवर बोट वाला प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, देखो। ओके चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वो रिवर बोट वाला प्रॉब्लम है। द स्पीड ऑफ द स्विमर इज 4 km/h इन स्टिल वाटर। रिवर बोट प्रॉब्लम सुना है ना आपने, यहाँ पे मान लो एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। तो रिवर का विड्थ दिया 1 किलोमीटर, ये विड्थ दिया तुमको 1000 मीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। बोल रहे हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 4 km/h इन स्टिल वाटर है, मतलब पानी मूव नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर है। देखो होता क्या एक्चुअली पता है, जब पानी मूव करता है, मान लो हमारे पास कोई बोट है, हम मान लो आगे जाना चाहते हैं, पर क्योंकि पानी यहाँ मूव कर रहा है ना तो हम एक्जैक्टली आगे नहीं बढ़ पाते, हम ऐसे कुछ एंगल पर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई तुम बढ़ना चाहते हो आगे पर पानी तुमको यहाँ खींच रहा है, तो ओवरऑल तुम कहाँ जाओगे, ऐसे जाओगे ना यार। बस उस तरह का रिलेटेड प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो बोल क्या रहे हैं, जब स्टिल वाटर के अंदर है ना तो उसका जो है उसका स्पीड है स्विमर का, जो स्पीड है स्विमर का वो कितना दिया है तुमको, वो दिया है तुमको 4 km/h। मतलब मान लो स्विमर यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ जाना चाहता है, उसकी स्पीड 4 km/h है, और क्योंकि यहाँ पानी स्टिल है तो अभी खाली एक ही वेक्टर है, अभी तो ये सब है ही नहीं, पहले किस पे स्टिल वाटर दिया है तो खाली एक ही वेक्टर ना यार, तब ठीक है ये आ जाएगा। तो डिस्टेंस तो हम निकाल देते स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कुछ है नहीं, टाइम निकालना है। डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर और स्पीड कितना है 4, तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, अगर 1000 मीटर, अगर चलो किलोमीटर में ही निकाल लेते हैं, 1 km/4 तो आ जाएगा 15 मिनट्स, 1/4 क्या होता है 0.25, 1/24 आवर लग दो ना, क्या रखते हैं, चलो टाइम आ जाएगा 1/4 आवर। अब इन्होंने क्या बोला, ही रीचेस द पॉइंट, देखो क्या लिखा है, इफ द स्विमर, अब मान लो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या दिया, पानी फ्लो कर रहा है, इफ द स्विमर मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब जाना चाहता है सीधा, ही रीचेस अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के डायरेक्शन में है ना, और अपस्ट्रीम मतलब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, ये पता है ना। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, रिवर के डायरेक्शन में मूव करना, और अपस्ट्रीम मतलब रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। चलो मतलब बोल रहे हैं कि रिवरमैन जाना चाहता है आगे, लेकिन वो गया 750 मीटर ड्रिफ्ट आ गया उसके अंदर, मतलब ऐसे जाना चाहता है ऐसे, पर क्योंकि रिवर मूव कर रहा है ऐसे चला जाएगा वो। वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ स्विमर है कि नहीं, ओके। और ये इतना ड्रिफ्ट आ गया, 750 मीटर का ड्रिफ्ट आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। अच्छा टाइम तो सेम रहता है, टाइम को तो कोई कंपोनेंट से फर्क नहीं पड़ता भाई, टाइम थोड़ी कोई वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो ये टाइम हम यूज कर सकते हैं। देखो x में कौन सी वेलोसिटी, x में खाली रिवर वाली वेलोसिटी है, ओके। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने टाइम में तो यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है वो, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ, मतलब ओवरऑल ये डिस्टेंस इतने y में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 1000 मीटर, y में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 1000 मीटर, और x में कितना कवर किया इसने 750 मीटर, टाइम तो वही लगेगा ना यार, ऐसा थोड़ी कि x में अलग पहुंचा y में अलग पहुंचा, ये बोर्ड तो एक ही है, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा देखो, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, हमको स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 750 मीटर,
750 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा 0.75, 750/1000 और टाइम कितना लग रहा है 1/4, मतलब 4 चला गया ऊपर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 25 4 जा, 4 से 4 कैंसिल, तो अब आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एक्स में तो खाली वेलोसिटी ऑफ रिवर ही है ना यार। सर आपको कैसे पता है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है? क्योंकि मैंने एक्स में सॉल्व किया है सब कुछ मैंने एक्स में सॉल्व किया है। डिस्टेंस मैंने लिया एक्स के अंदर 750, ये एक्स और ये वाई, डिस्टेंस मैंने लिया एक्स के अंदर, वेलोसिटी एक्स में कितना है, रिवर का ही है ना खाली, वाई में वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, लेकिन एक्स में तो खाली रिवर का है, तो स्पीड यहाँ पे आएगा रिवर का, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो कि एक्स में है, एक्स में तो है, तो आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, तो अपना आंसर आ जाएगा 3। यहाँ पे तुमको 3 किलोमीटर पुट करना था, बिकॉज सॉल्व भी करना है किलोमीटर पर आवर में ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आ रहेगा, इसमें मिनिमम टाइम मिनिमम डिस्टेंस वाले केस आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द सेम स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकंड बट एट 2 डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। अब बोल रहा है दोनों का रेंज सेम है यार, क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों का रेंज सेम है, रेंज सेम दिया, ऐसे क्वेश्चन में हिंट वगैरह पकड़ो। रेंज सेम मतलब क्या, कि जो दो अलग अलग एंगल पे है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मतलब θ1 प्लस θ2 कितना होगा 90 डिग्री के बराबर, ऐसा बोलो भाई। रेंज सेम कभी हो सकता है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो और स्पीड तो सेम ही दिया है ना, स्पीड कितना दिया है, दोनों का स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड है और रेंज सेम, मतलब क्या है कि एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल दिया है तुमको 60 डिग्री, भाई एक एंगल दिया 60 डिग्री, दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा 30 डिग्री। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, जो भी पूछ रहा हूं निकाल लो, बस सम ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल्स, और दोनों की जो मैक्सिमम हाइट है उसको हमको सम बताना है, टोटल बताना है। तो पहले वाले की मैक्सिमम हाइट क्या है कि चलो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और दूसरे वाले की मैक्सिमम हाइट क्या आएगा, इस θ1 बोल दो, u स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 बाय 2g। दोनों का सम बताना है ना, h1 प्लस h2, दोनों का सम कर लेते हैं h1 प्लस h2, मैं लास्ट में वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है। तो u स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा sin स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ2। चलो u स्क्वायर कितना 40 दिया ना, 40 का स्क्वायर 1600 बाय 20, g की वैल्यू 10 पुट कर रहा हूं, sin θ1 sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, θ2 30 है, sin 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, ये 4/4 1 हो जाएगा, ये तो पूरा गया, 16/20 ये आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा आंसर 80 मीटर, है कि नहीं, ये तो गया ना पूरा, 3 प्लस 1 4/4 1 हो जाएगा। ओके, तो आ जाएगा आंसर 80 मीटर, सिंपल क्वेश्चन, बस खाली इतना हिंट यूज करना था कि भाई अगर रेंज सेम है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन सेम दिया है तो उनका जो है एंगल्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बस उतने ही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो पहले इसको पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है, बिना पॉज किए मत देखना, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्व करने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, कुछ और मेथड से आप एनालाइज कर सकते हैं, ये तो जस्ट एक मेथड है सॉल्व करने का, बाकी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत ही मेथड होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या लिखा है कि अ चाइल्ड स्टैंड्स ऑन अ क्लिफ एज ऑफ ए क्लिफ 10 मीटर अबव द ग्राउंड, एक क्लिफ है जो कि 10 मीटर है ग्राउंड के ऊपर, और यहाँ पे एक चाइल्ड है, ठीक है, जो कि स्टोन फेंक करता है इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल, एक स्टोन फेंक रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे हॉरिजॉन्टल, और स्टोन आके गिरेगा ऐसे, है कि नहीं, तो स्टोन जब ग्राउंड पे हिट कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ऐसा स्टोन जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा ये देखो एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल की पार्ट, देखो प्रोजेक्टाइल का आधा पार्ट हटा दिया है, आधा पार्ट है यहाँ पे, बस देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे खाली वेलोसिटी एक्स में ही है, लेकिन जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो वेलोसिटी उसकी एक्स में भी होगी, और ये वाई वाली ये जो 5 मीटर सॉरी वेलोसिटी इसकी वाई में भी होगी, और जो एक्स में थी वो तो 5 का 5 ही रहेगा ना, बिकॉज एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं करता, एक्स में तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। और वेलोसिटी इन वाई निकालने का तरीका क्या है भाई, यहां से यहां गिर रहा है, देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इन वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है 0, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी एक्स में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका ना उसने, तो हम लगा सकते हैं ना वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वेलोसिटी इन वाई हमको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, है कि नहीं, टाइम नहीं पता ना तो दूसरा फॉर्मुला यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, भाई टाइम नहीं पता था तो फॉर्मुला कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, ये फॉर्मुला ना, डिस्टेंस तो पता है ना अपने को, ये वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई में डिस्प्लेसमेंट 10 ही है ना यार, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वाई में, देखो वाई में डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, तो वी वाई का स्क्वायर यू तो 0 ही है, तो ये गया 2, एक्सेलरेशन वाई कितना है, जी के बराबर ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है 10, तो आ जाएगा वी वाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 200, वी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 200।
अब तुमको फाइनल वेलोसिटी बताना है तो दोनों का वेक्टर सम कर लो और क्या, नेट वेलोसिटी निकाल लो। तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। भाई दो वेलोसिटी 90 डिग्री पर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 प्लस 25, 225 आएगा तो उसका अंडर रूट करेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल। भाई एक्स में वेलोसिटी चेंज कर ही नहीं रहा है, वेलोसिटी इन वाई निकालना है, वो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया भाई, ये वाला फॉर्मूला, तो वेलोसिटी इन वाई आ गया। अच्छा वैसे इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जो कि होता है एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। भाई एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं हम लोग कि टोटल एनर्जी हमें कभी चेंज नहीं करेगी। देखो उस मेथड से करके दिखाता हूँ सेम क्वेश्चन को कि भाई इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर देखें एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये तो उससे भी सिंपल मेथड। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m इंटू 5 का स्क्वायर 25, v स्क्वायर होता है ना स्टार्टिंग में। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, तो m इंटू g मतलब 10 और h की वैल्यू 10 मतलब 100। बोलो आ रहा है ना, mgh। मान लो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल मानते हैं तो उससे 10 मीटर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अच्छा फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर। अच्छा क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे वेलोसिटी पूरा ओवरऑल आएगा वेलोसिटी, लास्ट में वापस से तुमको वेक्टर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है, 0, क्योंकि हम ग्राउंड पे आ गए ना तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अच्छा m से m तक उड़ जाएगा, ये आ रहा है देखो 25/2 प्लस 100 इक्वल टू आ रहा है v स्क्वायर बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 25 प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर, है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, एलसीएम लिया मतलब 2 से, तो हो जाएगा 225 इक्वल टू आ रहा है वी स्क्वायर। तो देखो वी स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, बिकॉज मैंने अभी बताया था ना क्वेश्चन के अंदर कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो उसका जो आंसर आता है वो नेट आंसर आता है, ऐसा नहीं कि कंपोनेंट ब्रेक करके आंसर आता है। यहाँ पर नेट जो वेलोसिटी आता है डायरेक्टली आंसर आता है, बिकॉज इट इज अ स्केलर, उसके कंपोनेंट वगैरह नहीं होते, वो डायरेक्टली आंसर आता है, ठीक है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, देख लो किस तरह से करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन हम वेक्टर के भी कर लेते हैं, उसके बाद एंड अप करेंगे इस लेक्चर को। ओके चलो, तो वेक्टर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे पर 2-3 आए थे, उसको कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन, वेक्टर्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के, और दो वेक्टर दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर। भाई सिंपल यार, ये तो कॉन्सेप्ट तो अपने मन में बिठा लो, 5 स्टार कॉन्सेप्ट। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ हमेशा 0 होगा। अगर ए और बी परपेंडिकुलर, भाई ए डॉट बी का आंसर क्या आता है, ए डॉट बी का आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि एंगल कितना होगा 90 और cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 0 मतलब ए डॉट बी का आंसर 0 आता है। कभी भी यही कॉन्सेप्ट यूज करना, हमेशा 5 स्टार कॉन्सेप्ट, एक नया क्वेश्चन मिल जाएगा, हमेशा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन आए इसके बेस पर, उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, और परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। बस ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत से वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। चलो क्या दिया, 2 वेक्टर्स दिए हैं हमको, एक वेक्टर दिया है ए जो कि दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया है हमको 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब क्या होगा, ए डॉट बी 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तो करने आता है ना, आई को आई के साथ, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2a, जे को जे के साथ माइनस 3b, और के को के के साथ तो प्लस 4, है ना, के डॉट के तो 1 ही होता है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमको यहां से मिल गया कि 2a माइनस 3b इक्वल टू आ गया -4, और एक इक्वेशन तो दिया ही क्वेश्चन के अंदर 3a प्लस 2b इक्वल टू 7, 3a प्लस 2b इक्वल टू 7, ये दिया ही, इससे a और b निकाल लो। फाइनली हमको a अपॉन b तो निकालना है, तो a और b निकालो ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो कैसे निकाल रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो जाएगा 4a माइनस 6b इक्वल टू -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 6b इक्वल टू आ रहा है 21, दोनों को ऐड करेंगे तो 13a, ये तो 0 हो जाएगा, 21 माइनस 8 13 ही आया, तो a इक्वल टू आ गया 1, a इक्वल टू 1 आ गया, किसी भी इक्वेशन के अंदर डाल दो। 3a प्लस 2b इक्वल टू 7 है ना, a इक्वल टू 1 डाल दो, तो 3 प्लस 2b इक्वल टू 7, तो 2b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू आ गया 2। अब पूछा क्या है देख लेते हैं, पूछा है कि a अपॉन b का रेशियो x/2 है, a अपॉन b कर लेते हैं, उसका रेशियो x/2 है, तो x निकालो, a कितना है 1, b कितना है 2, इक्वल टू आ रहा है x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। बस कॉन्सेप्ट यही है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। देखो उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन आया, इसको आप ट्राई करो,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, ट्राई करो, सेम टू सेम क्वेश्चन। वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते तो क्या होता है, बस सेम क्वेश्चन। चलो देखो वेक्टर दिया है दो, एक तो दिया पी वेक्टर आई कैप प्लस 2m जे कैप प्लस m के कैप, एक वेक्टर दिया है, और क्यू दिया है तुमको 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m के कैप। पूरा दोनों परपेंडिकुलर है तो m निकालना है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट जीरो, एक ही कॉन्सेप्ट है यार। परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट जीरो, सिंपल। तो देखो i को i के साथ 4, j को j के साथ माइनस 4m, k को k के साथ तो m स्क्वायर इक्वल टू 0 डायरेक्टली। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से m निकालना है, ये तो क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लो। m स्क्वायर माइनस 2m स्प्लिट कर दिया 4 को। अच्छा ये तो डायरेक्टली सेट हो जाएगा ना यार, ये तो क्या है m माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, सिंपल। m इक्वल टू क्या आ गया 2, और 2 ऑप्शन में है ना यार, तो m इक्वल टू आ गया 2, सिंपल क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर, स्प्लिट करो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो क्या है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। ओके तो चलो आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, दो वेक्टर्स दिए हैं, एक हमको वेक्टर दिया है ये p वेक्टर इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप, ये p वेक्टर दिया है, और q वेक्टर हमको दिया है 4i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2.5k कैप। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q। p क्रॉस q तो करना ही पड़ेगा हमको, और उसका हमको आंसर भी दिया है। आंसर हमको ये दिया है कि 1/x है √3i कैप प्लस j कैप माइनस 2√3k कैप। तो x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी है, हमको ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। चलो इसको ट्राई करते हैं, एक बार इसको पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बार पॉज करके ट्राई करो। बोला है कि p और q वेक्टर दिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ p क्रॉस q। तुम्हें पता है कि भाई मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है। अगर मैं p क्रॉस q निकालूं तो क्या आएगा, उसका जो आंसर आएगा दोनों के परपेंडिकुलर आता है, p क्रॉस q, और उस डायरेक्शन को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो भाई जो भी तुम्हारा, मान लो इसको कुछ r बोल देते हैं, r, इसका जो आंसर है मान लो उसको r बोल दिया मैंने। अब इस डायरेक्शन मुझे निकालना यूनिट वेक्टर, तो क्या करूंगा मैं, p क्रॉस q का जो भी आंसर आया होगा उसके उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, एक वेक्टर के पास क्या होता है, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका डायरेक्शन, ये होता है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या आंसर आएगा कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर जो भी तुम्हारा आंसर आया ये, इसी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर है क्या, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, p क्रॉस q निकालेंगे और उसके बाद में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखते चलो करते ट्राई करते हैं। तो p क्रॉस q निकालने का तरीका क्या, डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है, सिंपल। p क्रॉस q में p क्रॉस q करना, सबसे पहले p वाले एलिमेंट लिखो, 3 √3 2 और 4 √3 और 2.5 है ना। मुझे निकालना है p क्रॉस q, तो उसको निकाल के बाद देख लेते क्या आंसर आ रहा है। चलो तो क्या होगा, पहले i वाला टर्म आएगा, माइनस करके j वाला टर्म आएगा और फिर k वाला टर्म आएगा। देख लेते हैं क्या करते हैं, है ना। चलो i कर रो और i का कॉलम क्लोज करो। i निकालने का तरीका क्या, i कर रो और i का कॉलम क्लोज, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2.5 √3 और माइनस 2 √3, 2.5 √3 माइनस 2 √3 है ना। दिस का मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस का मल्टीप्लीकेशन, ये तो होता है, क्या आ जाएगा 0.5 √3, तो ये आ रहा है 0.5 √3। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करना होता है, इसको इससे माइनस करना होता है, ठीक। चलो j कर रो और j का कॉलम क्लोज, j कर रो j का कॉलम क्लोज, 3 इंटू 2.5 7.5 हो जाएगा, माइनस 8, 7.5 माइनस 8 माइनस 0.5। अच्छा j को j के साथ, k करो और k का कॉलम क्लोज, 3 √3 माइनस 4 √3, तो आ जाएगा माइनस √3। मतलब बेसिकली मेरा आंसर क्या आ रहा है, 0.5 √3 i कैप प्लस 0.5 j कैप, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस √3 k कैप। ये तो मेरा p क्रॉस q आया, अभी आंसर से कंपेयर नहीं करना है हमको, तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बाद में इसके मैग्नीट्यूड से भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। चलो उसको कर लेते हैं एक बार, ये आंसर ध्यान रखो क्या है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं थोड़ा सा। तो p क्रॉस q क्या आया, p क्रॉस q आया है 0.5 √3 i कैप प्लस 0.5 j कैप माइनस √3 k कैप, ये आया है, ठीक है। चलो अभी हमको कंपेयर नहीं कर सकते, अभी हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से 0.5 कॉमन निकाल लेता हूँ, 0.5 कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, √3 i कैप, 0.5 मतलब 1/2 कॉमन निकाल रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे j कैप और यहाँ पे आ जाएगा 2 √3 k कैप, है कि नहीं यार। देखो 0.5 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0.5, अपना आंसर वही आ जाएगा ना, √3 आ जाएगा ना, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 √3 आ गया, ठीक। चलो अब मुझे निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या करूंगा मैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर
इसके मैग्नीट्यूड से कैसे डिवाइड करेंगे भाई? मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर तो 1, और 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, 12 प्लस 1 13 प्लस 3 16 हो जाएगा। तो आ जाएगा 16 के अंडर रूट बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा ना, 4। 16 का अंडर रूट बाहर आया तो 4 हो जाएगा। और अच्छा 0.5 ही ना, 0.5 तो नीचे रहेगा ही, 0.5 का भी अंडर रूट वो तो नीचे रहेगा, मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0.5 तो नीचे रहेगा ही। तो 4 तो 0.5 से 0.5 तो उड़ जाएगा, अंदर नीचे बच रहा है 4, तो मतलब आ रहा है 1/4 रूट 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 रूट 3 के कैप। अब कंपेयर कर सकते हैं हम लोग भाई, मैग्नीट्यूड में 0.5 वाला टर्म भी तो रहेगा ना, ठीक है चलो ओके। सब में 0.5 था तो 0.5 बाहर निकल आएगा ऐसा, तो 1/4। अब इससे कंपेयर कर देखो, अंदर का टर्म तो मैच कर रहा है, तो 1/x इक्वल टू आ रहा है 1/4, 1/x इक्वल टू आ गया 1/4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4। तो आपको न्यूमेरिकल टाइप के अंदर 4 इनपुट करना था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे 2023 के अंदर। होप सो आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये बेनिफिट्स हो सके, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए